हे गाइस व्हाट्सअप। सो मैंने आपको वादा किया था कि नीट 2027 के लिए फिजिक्स का एक बिल्कुल फ्री बैच मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। और इसके लिए मैंने एक इंट्रो वीडियो भी डाली थी, ड्रॉपर टू डॉक्टर न्यू सीरीज, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस बैच में हम लोगों का टारगेट क्या है और किस तरीके से इस बैच में आने वाले 8-10 महीनों में हम लोग फिजिक्स का पूरा सिलेबस 50 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में पहला लेक्चर है बेटा, नीट फिजिक्स 2027 ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज, यूनिट एंड डायमेंशन, पहला लेक्चर। तो बच्चों, मैं अपने वादे के हिसाब से पहला लेक्चर लेकर के आ गया हूं आपके लिए। आज अगर आप अगले आधे घंटे 40 मिनट के लिए मेरे साथ रुकेंगे तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर, जिसमें मैं आपको डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस और एरर के बारे में पढ़ाऊंगा, वो कवर हो जाएगा। बच्चों, अगर हम लोग नीट को देखें चैप्टर वाइज वेटेज, तो ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये लगभग 13 क्वेश्चंस लेकर के आया है पिछले 5 सालों में। जबकि जिन चैप्टर्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, है ना, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के मुकाबले कम आए हैं। जबकि अगर बच्चों से पूछा जाए तो 99% बच्चे ये बोलेंगे कि ये जो चैप्टर है वो इन सारे चैप्टर से इजी है। इसका मतलब हमारे पास जो चैप्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो इस चैप्टर को अगले 30-40 मिनट तक, इस चैप्टर के पहले लेक्चर के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये पूरी सीरीज बेटे आप तक पूरी पहुंचे। मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने रिसेंटली 2023 में AIR 7 रैंक प्रोड्यूस की थी अपने बैच से। तो अभी भी मैं एक लीडिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लगभग लगभग 600 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं डेली। तो बच्चों, आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरी इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का पहला लेक्चर, जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि यूनिट क्या होती है, सो यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोवाइड मीनिंग और सेंस टू द मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर हम बोलें कि हमें बाजार से कोई रस्सी लेके आनी है या कोई रॉड लेके आनी है, और उस रॉड की जो लेंथ है, उस रॉड की जो लेंथ है वो 5 मीटर होनी चाहिए। तो ये बात सेंस प्रोड्यूस करती है। ये बात सेंस इसीलिए प्रोड्यूस कर पाती है क्योंकि मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप लेंथ को ये बोल देते कि आप एक रॉड लेके आओ जिसकी लेंथ 5 है, तो 5 जो है वो एक सेंसलेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। यानी कि लेंथ की यूनिट के बिना हम मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यूनिट एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है बेटा, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को सेंस प्रोवाइड करता है। जैसे आप किसी चीज को अगर वॉल्यूम में नापेंगे तो आपको वहां पे लीटर लगाना पड़ेगा, मीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे बोले अगर कि 5 दूध ले आओ या 5 मिल्क ले आओ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम बोल दें कि 5 केजी मिल्क ले आओ या 5 लीटर मिल्क ले आओ, तो जैसे ही यूनिट लग गई तो इस मेजरमेंट के पास एक सेंस आ गया बेटा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो इसको सेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो यूनिट होती है, इस यूनिट के कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जो पहला सिस्टम है बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी आता है, वो है सीजीएस सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। इसका मतलब ये है बच्चों कि लेंथ को, मास को और टाइम को हम लोग इस यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास है बेटे एम के एस सिस्टम। इसमें हम लोग लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को अगेन सेकंड में लिखते हैं। तीसरा हमारे पास यूनिट है बेटा एफपीएस। तो एफपीएस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फुट
पाउंड और सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों सिस्टम यूज किए जाने लगे बच्चों, तो चीजों की मेजरमेंट तो हो जाती थी, लेकिन जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करता था, तो मान लीजिए कोई कंट्री सीजीएस को यूज कर रहा है और कोई कंट्री एमकेएस को यूज कर रहा है, तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस की गई 1971 में, जिसको हमने बोला जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स, और इसमें हमें एसआई यूनिट्स दी गई। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम को हम ऑल्सो मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम। तो ये एक मॉडर्नाइज्ड सिस्टम है जिसमें हम लोग चीजों को नापते हैं, और जनरली जो एमकेएस सिस्टम है उसी को उठा करके एसआई बना दिया गया है। यानी कि अगर हमें लेंथ को नापना है तो हम उसे मीटर में नापते हैं बेटा, अगर हमें मास को नापना है तो उसे हम केजी में नापते हैं, और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। टाइम को हर सिस्टम में सेकंड में ही नापा जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल यूनिट भी कहा जाता है समय की। ठीक है, तो सेकंड एक यूनिवर्सल यूनिट है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग उन टॉपिक्स पे जिससे बहुत कम क्वेश्चंस बने हैं या क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जिन पे क्वेश्चंस बनेंगे उन टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों, अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की बेटा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो बेसिक क्वांटिटीज है बेटा जिनसे हमको फिजिक्स पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है बेटे? 7। टोटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? 7। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग बोलते हैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटीज हैं, इनकी बेस यूनिट्स भी हैं, है ना? तो जरा आप अपने मन में सोच के देखिए, जब तक मैं लिख रहा हूं, क्या आप सोच पा रहे हैं इन सातों की यूनिट्स क्या है? तो बच्चों, मास की जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम है, किलोग्राम। लेंथ की जो बेस यूनिट है वो क्या है बच्चों? मीटर। टाइम की जो बेस यूनिट है वो है हमारे पास सेकंड। करंट की बेस यूनिट जो है वो है हमारे पास एम्पियर, इनको एसआई यूनिट भी कहेंगे बेटा। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आप सबको पता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। कैंडेला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी फंडामेंटल बेस एसआई यूनिट। इज इट ओके? ये हमारे पास कितनी है? 7 है। इसके साथ साथ बच्चों, फिजिक्स को पढ़ने में हमें दो क्वांटिटीज और हेल्प करती हैं, और उन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, और उनकी यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ऐसी दो यूनिट्स है बच्चों हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो है बच्चों प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट है बेटा रेडियन। आगे इसको डिस्कस करेंगे। वैसे आप सबको पता ही है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको कैसे चेंज वेंज करते हैं ये आपको सीखना है। दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और इसकी एक सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको हम स्टी रेडियन कहते हैं।
तो रेडियन का जो सिंबल है वो तो बेटे RAD रेड ही रहता है, तो इसको रेडियन ही पढ़ते हैं और इसको हम SR से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। इससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की या डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स नाम से ही पता चल रहा है, विच आर डिराइव्ड या विच आर मेड बाय बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी है लेंथ अपॉन टाइम, है ना? तो ये आपकी तीन बेस क्वांटिटीज से मिलके बना है, मास, लेंथ और टाइम। तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी डिराइव्ड यूनिट हो गई, है ना? डिराइव्ड यूनिट हो गई। ऐसे ही अगर हम लोग देखें बेटा फोर्स, तो फोर्स में क्या होगा? फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों जब हम लोग बेस क्वांटिटीज का यूज करके नई क्वांटिटीज बनाते हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और उनके यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हैं, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं इसमें चाहता तो 50 डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल ले सकता था, बट ये हम लोगों के टाइम की वेस्टेज है। मुझे पता है कि आप सबको डेंसिटी की यूनिट निकालना, फोर्स की यूनिट निकालना, करंट की यूनिट तो चलो आती है, उससे चार्ज की यूनिट निकालना वगैरह वगैरह ये सब आता है। इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पे। तो बच्चों अगर हम डायमेंशंस की बात करें कि डायमेंशंस क्या होते हैं, तो देखो डायमेंशंस आर द पावर्स रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि जब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं किसी नई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स आती हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी को जब हम मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो मास पे पावर 0 आएगी, लेंथ पे पावर 1 आएगी और टाइम पे पावर -1 आएगी। तो अब हम बोलेंगे कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी ये +1 है, और द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी ये -1 है। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, आई बात समझ में? तो इसलिए जो हमारी वेलोसिटी है उसको जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया तो इन पावर्स को डायमेंशन बोला, और इससे जो फॉर्मूला बना उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोला। इज दैट ओके? आ रही है बात समझ में? जैसे इसमें हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वर्क का एग्जांपल लेते हैं बेटे। मान लो वर्क को लिखे, तो वर्क को हमको तब तक तोड़ते रहना है जब तक हमें बिल्कुल बेस क्वांटिटी ना मिले। जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास ऐसे ही रहेगा, एक्सेलरेशन को लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ लिख सकते हैं। तो वर्क को हम लिख सकते हैं बेटा m1 लेंथ की पावर 2 और t की पावर -2। तो देखो मास, लेंथ और टाइम ये बेस क्वांटिटीज हैं, और इन बेस क्वांटिटीज का हमने पावर लिख दिया तो वो डायमेंशन हो गया, और इससे ये जो फॉर्मूला बना ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इज इट ओके? अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है, बट उसके लिए एक चीज आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए बच्चों? उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जब फॉर्मूला लर्न होगा तो आप उसको तोड़ के आसानी से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का। जैसे डेंसिटी। अब वीडियो को पॉज करिए और डेंसिटी के बारे में सोचिए, क्या डेंसिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं? ठीक है, वीडियो पॉज करो और फिर वापस आके देखो।
अब आई एम श्योर कि आपने ये आसानी से बना लिया होगा क्योंकि आपको पता है ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो होता है बेटे वो m है और वॉल्यूम जो होता है वो L क्यूब है। तो आप इसको लिख सकते हो m1 L3 t की पावर 0। तो यहाँ पे L माइनस 3 आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा। तो ये डेंसिटी का बच्चों क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। बना या नहीं बना बताइए? बहुत आसानी से बन गया। अब मान लो कोई लिखना चाहता है किसी और चीज का डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे मोमेंटम का लिखना चाहते हैं हम लोग, मोमेंटम का। तो मोमेंटम हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी है। तो जब मास इंटू वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मास को हम ऐसे ही रहने देंगे, वेलोसिटी को हम लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m1 l1 t माइनस 1। और यहीं से यूनिट भी निकाल लेते हैं, केजी लेंथ की मीटर और सेकंड की इनवर्स। तो केजी मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम की यूनिट भी बन गई, है ना? तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूले से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इन मोमेंटम, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो वो -1 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों डायमेंशन की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। अब डायमेंशन का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें पहला एस्पेक्ट है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशन लेस। न्यूमेरिकल वैल्यूज डायमेंशन लेस होती हैं। जैसे अब कोई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना चाहता है तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखेगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ जो है वो साफ हो जाएगा और डायमेंशन में सिर्फ मास आएगा और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो 2 था बेटा 1/2 इसका कोई डायमेंशन नहीं आया। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई भी डायमेंशन बेटा नहीं होता है। इज दैट ओके? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक ऐसे ही जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो अब मान लो कि हम किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं जब, तो हम लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी। ऐसा लिखते हैं ना, किसमें लिखते हैं हम? एसएचएम में लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, अब यहां पर ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी को हम लोग इस साइन का आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ओमेगा टी जो है इसके पास कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए। ओमेगा टी की टोटल डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो होनी चाहिए। इज दैट ओके? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस ओमेगा और टी को ऐसे लिखना है कि इसका नेट डायमेंशन ऐसे 0 बन जाए। तो टाइम को हम t1 लिख देंगे और ओमेगा को t-1 लिख देंगे। इसीलिए इसका नेट डायमेंशन 0 बन जाएगा और तब हम बोल देंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके आर्गुमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं या डायमेंशनलेस होते हैं। इज इट ओके? आसानी से। ऐसे ही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिदमिक फंक्शंस, उनकी भी जैसे एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी और लॉगरिदमिक के जो आर्गुमेंट होगा वो भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना। फिर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आपके पास कोई करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है तो उसका डायमेंशन ऑन द टू साइड्स ऑफ प्लस माइनस एंड इक्वल टू वो सेम रहेंगे। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब सोच के देखो बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में क्या कह रहा है ये? जैसे मान लो हमने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वल है इस इक्वल के दोनों साइड वाले लोग इनका डायमेंशन सेम होगा और ये जो प्लस है इस प्लस के दोनों साइड वाले लोग इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा। ठीक, अब v का जो डायमेंशन है वो u के बराबर होना चाहिए और u का जो डायमेंशन है वो 80 के बराबर होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्लियर है ना बच्चों कि v का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। ठीक, अब इसको चेक करके देखते हैं। ये वेलोसिटी है तो L बाई टी होगा, u जो है वो भी वेलोसिटी है इनिशियल तो L बाई टी होगा, एक्सेलरेशन L बाई टी स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पर एक और टी है जो इसको काट देगा, तो यहां से बचेगा L बाई टी, यहां से बचेगा 2L बाई टी, लेकिन हमें तो पता है 2 के पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो L बाई टी किसके बराबर आ गया, L बाई टी के। इसका मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि आपने जो इक्वेशन लिखी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है। अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड एस एन, ये कौन सी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट द आंसर ऑफ बी पार्ट एंड सी पार्ट कि वेदर दीज टू आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। जब ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट होंगी तो आप लिख दीजिएगा दोनों करेक्ट है, नहीं तो बी और सी में से कौन सी करेक्ट है वो लिख दीजिएगा। अब डायमेंशन की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी चेंज्ड इन अनदर सिस्टम यूजिंग nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो किसी भी सिस्टम में, पहले सिस्टम में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी n1, दूसरे सिस्टम में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी n2, उस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो nu इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट ओके? जैसे इसको समझिए कि अब सबसे पहले तो ये देखिए कि कई बार पेपर में nu इज इक्वल टू कांस्टेंट में ग्राफ पूछा जाता है n वर्सेस v का या nu का। तो अगर nu कांस्टेंट है बेटे, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि nu का जो कर्व होगा n के साथ या u के साथ ये कांस्टेंट रहेगा, इसका कर्व तो ये आ गया। लेकिन अगर हम n वर्सेस u का कर्व पूछे बेटा, है ना, n वर्सेस u का, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा ऐसे। ठीक है, इसमें टच नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे मान लो हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, किस में कन्वर्ट करना है, 1 जूल इंटू अर्ग। अब इसमें करना देखो क्या होता है, जो हमारा पहला टर्म है, जो हमारा पहला टर्म है ये हमारा n1 है, और जूल जो है ये हमारा यूनिट 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट सिस्टम की यूनिट है, और अर्ग ये u2 है। अब अर्ग में हमारे पास n2 क्या आएगा, यही तो हमें पता करना है। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं बेटे कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है n2 इज इक्वल टू n1u1 अपॉन में u2। अब n1 हमारे पास 1 था। अब फर्स्ट सिस्टम u1 में मास को हम क्या लिखते हैं, मास को बताओ, ये कौन सा सिस्टम है, जूल, एसआई सिस्टम। मास को क्या लिखते हैं, 1 kg, और सीजीएस में क्या लिखते हैं, 1 ग्राम। ठीक है, इसकी पावर हम ए लिखेंगे। ऐसे ही यूनिट 1 में हम लेंथ को क्या लिखते हैं, 1 मीटर, और इसमें हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर हम बी लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं 1 सेकेंड, और इसमें भी लिखते हैं 1 सेकेंड, इसकी पावर हम सी लिखेंगे। ठीक, अब ये ए बी सी कैसे आएगा, ए बी सी आएगा कि ये जो यूनिट्स हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी की हैं। तो मान लो कि मानना क्या है, वैसे हमें पता ही है कि जूल यूनिट किसकी है, वर्क की या एनर्जी की, और वर्क का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2। तो ये जो 1 है यही हमारा a होता है, ये जो 2 है यही हमारा b होता है, और ये जो -2 है ये हमारा c होता है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे n2 इज इक्वल टू 1 kg को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम,
और नीचे भी ग्राम है, की पावर ए में 1 आ जाएगा। मीटर को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा, और बी में लिख सकते हैं 2। सेकंड तो कट गया, ये तो 1 ही बन गया ना बेटा, सेकंड से सेकंड, तो इसकी पावर सी का कोई मतलब नहीं। तो N2 आ गया हमारे पास 10 की पावर 3, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट गया, इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 10 की पावर 7। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 1 जूल किसके बराबर है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। किसके बराबर है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यूनिट्स को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा ही होगा कि कन्वर्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो आप लोग ये कन्वर्ट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस किसने ये कन्वर्ट कर लिया है और उसका आंसर क्या है, ये जरूर कन्वर्ट करके बताएं। देखिए, अगर आप लोग इस सीरीज में मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे, चीजें सीखेंगे, बताएंगे, तो धीरे धीरे आपकी फिजिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं टू फाइंड द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। ये इसकी तीसरी चीज है, यानी कि तीसरी एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले की, जिससे हम दो क्वांटिटीज में, तीन क्वांटिटीज में रिलेशन पता कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कोई पार्टिकल है ना, और ये पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्वेश्चन कहता है कि इसके ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है ऑन मास पे, किसके मास पे, ऑब्जेक्ट के, और रेडियस पे, किसके रेडियस पे, सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ के रेडियस पे, और किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल v पे, इस पे डिपेंड करता है। तो हमें बताना है कि ये जो f है, ये जो f है, इनका इन तीनों के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको तो कैसे करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये चीज इस पे डिपेंड करती है या ये चीज इस पे डिपेंड करती है, तो हम मान लेते हैं कि f जो है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की किसी पावर के, रेडियस की किसी पावर के, और स्पीड के किसी पावर के। और जब हम एबीसी पता कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्स बराबर हो जाएगा कोई कांस्टेंट के, जनरली क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे हम के 1 मान रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मास की पावर ए, रेडियस लेंथ है, इसकी पावर बी, और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है, इसकी पावर सी। ठीक, अब फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स का है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m1 l1 t माइनस 2, यहाँ आ जाएगा ma lb lc और t माइनस 1। अब इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहां से आ जाएगा बच्चों m1 l1 t माइनस 2, यहां से आ जाएगा ma l की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस 1। अब आप देखिए, क्योंकि आपने जो रिलेशन बनाना है वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, और उसके लिए a किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, और माइनस, अच्छा यहाँ पे t जो है, इसको मैंने गलती से माइनस 1 लिखा है, इसको माइनस सी लिखना है, क्योंकि c मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो -2 बराबर होना चाहिए माइनस सी के, तो सी तो हमें मिल गया 2। ठीक, जैसे ही सी को हम यहां रखेंगे, हमें बी मिल जाएगा -1, और ए तो हमारे पास 1 आ ही गया है। इसका मतलब कि ये जो तीनों वैल्यू हमारे पास आई है ए बी सी, इन तीनों वैल्यू को बच्चों, इन तीनों वैल्यू को उठा के आप यहां रख दीजिए, तो आपके पास एफ आ जाएगा। तो आपके पास एफ क्या आ जाएगा, देखो, एम की पावर 1, आर की पावर -1, और v की पावर 2, और हमें पता भी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने सेंट्रीपिटल को
डिराइव कर लिया, यानी कि हम एक फिजिकल रिलेशन पर पहुंच गए, किसके बीच में, दो फिजिकल क्वांटिटीज या तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो इस तरीके से डायमेंशन का यूज करके हम लोग फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k बाई ओमेगा। अब देखो, ये हमें पता है ना कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके आर्गुमेंट का डायमेंशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आर्गुमेंट का डायमेंशन जीरो कब होगा, जब ओमेगा टी किसके बराबर होगा डायमेंशन में, के एक्स के बराबर। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि के बाई ओमेगा का डायमेंशन किसके बराबर होगा, टी बाई एक्स के बराबर होगा। और टी का डायमेंशन टी है, एक्स का डायमेंशन एल है, तो के बाई ओमेगा हो गया टी वन एल माइनस वन। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, सक्शन का सवाल, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? आई गेस नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ डेंसिटी, frequency and velocity are taken as the fundamental quantities, then dimension formula of kinetic energy। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पे डिपेंड करती, मास और लेंथ और वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करती, तब इनके टर्म्स में क्या बनता काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसको इस वाले प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, ये वाला, जिस पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इन्होंने बोला है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पे। तो हम लिख लेते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है डेंसिटी की किसी पावर ए पे, फ्रीक्वेंसी की किसी पावर बी पे और वेलोसिटी की किसी पावर सी पे। अब काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है, तो m1 l2 t माइनस टू होना चाहिए। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो m l की पावर 3 की पावर a है। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 बाई टाइम की पावर b है। वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर c हो गया। ये सब याद होना चाहिए, है ना। तो ये सब आप लोगों को बैठ के याद करना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन क्या है। इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और मैं इजी इजी पढ़ा के चला जाऊं उसको कोई फायदा नहीं है। हम लोग नंबर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी मेहनत मैं कराऊंगा, और फिर हमारे नंबर आएंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा m1 l2 t माइनस टू, दिस इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर 3a माइनस हो जाएगा, t की पावर माइनस वन होगा ऊपर जाके, तो फिर ये बचेगा माइनस बी, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस सी। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं एम की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री ए प्लस सी और टी की पावर माइनस बी माइनस सी। अब अगर ये दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, है ना, तो ए हमारे पास आ गया वन। जैसे ही ए आ गया तो थ्री इंटू वन प्लस सी, ये हमारे पास आ गया टू के। ये देखो एल की पावर सेम कर दी, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, टू प्लस थ्री फाइव। और b माइनस सी किसके बराबर है बेटा, माइनस बी माइनस सी, ये माइनस टू के बराबर है। तो b की वैल्यू रख दो, अच्छा c पता है हमें, c की वैल्यू रख दो, तो माइनस बी माइनस पांच बराबर माइनस दो, सबको प्लस कर लेते हैं, तो b की वैल्यू आ गई माइनस तीन। इसका मतलब अब हमें a पता है, b पता है और c पता है, इन तीनों को उठा के यहां रख दो, तो यहां रखोगे तो k क्या आ जाएगा, डेंसिटी की पावर वन, फ्रीक्वेंसी की पावर 5 और वेलोसिटी की पावर माइनस थ्री, यही हमारा आंसर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है ना, कि इस क्वांटिटी को अगर हम बेस मान लें, मास, लेंथ और टाइम की जगह इन इन क्वांटिटीज को बेस मान लें, तो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी किस टर्म्स में लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग किसी और क्वांटिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। इफ p इज इक्वल टू मोमेंटम एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी आर रिलेटेड एज दिस, फाइंड ए बी की पावर माइनस टू। तो बेटा यहाँ पे a और b कोई और क्वांटिटीज है जिनकी
हमें पता करनी है डायमेंशंस, ठीक है। तो अब देखो, अगर p इसके बराबर है, ठीक है, तो इधर का डायमेंशन इधर के बराबर होगा, और अगर b और v स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो इनका डायमेंशन सेम होगा। अब इस बात को समझो, देखो बेटा, जब भी दो चीजें a और b ऐड होती हैं या a और b माइनस होती हैं, इनका डायमेंशन सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तभी तो ये माइनस या प्लस हो सकती हैं। अब हम 2 केजी में क्या 2 मीटर पर सेकंड जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। 2 केजी में तो 4 केजी जुड़ेगा, यानी डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर b और v स्क्वायर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब b का डायमेंशन v स्क्वायर के बराबर है, यानी lt-1 के स्क्वायर के बराबर है। तो b का डायमेंशन क्या आ गया बेटे? l स्क्वायर t⁻²। ये पहली चीज हो गई। ठीक। अब सोचो p के बारे में, तो p किसके बराबर है? a⁻1/2, और नीचे था हमारे पास b प्लस वी स्क्वायर, इन दोनों की डायमेंशन सेम थी। तो अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम थी तो हम ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं एल स्क्वायर और t⁻²। अब 2 न्यूमेरिकल है तो इसको हटा देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a⁻1/2 इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया है L2 t-2। तो बच्चों यहां से क्या आ गया? m1 l3 और t-3। अब a⁻1/2 है तो इधर आके ये स्क्वायर बना देगा, तो m⁻2 l⁻6 t⁻−6। ये हमारे पास a का आंसर हो गया। तो बच्चों अब हमें क्या पूछा है? a इंटू b⁻²। तो a का डायमेंशन मैंने आपको दे दिया और b का डायमेंशन मैंने आपको दे दिया। b के डायमेंशन में -2 लगाओ, मल्टीप्लाई करो और आंसर कमेंट में कमेंट करो। बिल्कुल इजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि इफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, है ना, इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाई t प्लस c, तो बताइए व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो और सोच करके बताओ कि a b c का डायमेंशन क्या आएगा। थोड़ा सा सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1-2 मिनट का, सोच के मुझे बताओ। बोलो, सोच लिया? देखो, अब बेटा हमारे पास अगर v 80 के बराबर है तो v का डायमेंशन 80 के बराबर होगा, ठीक है। और b प्लस b प्लस सॉरी b अपॉन t प्लस c, b अपॉन t प्लस c, इसका भी डायमेंशन v के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं lt-1, यहां से लिख सकते हैं a और यहां लिख सकते हैं t। तो a का आ जाएगा lt-2, ठीक है। अब t और c ऐड हो रहे हैं, तो सर ने अभी बताया कि अगर t और c ऐड हो रहे हैं तो जो दो चीजें ऐड होती हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं, यानी c का डायमेंशन तो बेटा t के बराबर ही है। t के बराबर ही है, बोलो हाँ या ना। अब अगर c का डायमेंशन t के बराबर है तो v बराबर क्या होगा? b बाई टी। तो b की वैल्यू हो जाएगी vt, और v होता है lt-1 इंटू टी, t से t कट जाएगा, तो b का डायमेंशन l के बराबर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि डायमेंशंस जो होते हैं या डायमेंशनल मेथड होता है, उन डायमेंशनल मेथड में जो है क्या लिमिटेशन होती है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसकी लिमिटेशन वही है जो इसकी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन की। पहली लिमिटेशन तो यही है बच्चों कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस के साथ, लॉगरिदमिक फंक्शंस के साथ डील नहीं कर सकते, है ना। ये इनके साथ डील नहीं कर सकते, यानी इनके साथ इनका काम नहीं चल पाता है, ठीक है। दूसरा, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट्स जिनके पास डायमेंशन लेस, जो डायमेंशन ही नहीं है,
तो उनको हम नहीं डिटरमाइंस कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। ठीक है। तीसरा, इट कैनॉट बी अप्लाइड, इट कैनॉट बी अप्लाइड, इट कैनॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन, टू एन इक्वेशन involving involving more than three physical quantities, more than three physical quantities। जहां पर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी होंगी वहां पर डायमेंशन से उसको डिराइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जो हमारी डायमेंशंस से सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक। दूसरा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता ये। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम लोग डिराइव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो हमें देना पड़ता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल मेथड से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है बच्चों। इज दैट ओके? तो ये आज हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में काफी कुछ सीख लिया हमारे लेक्चर 1 में। ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर मैं लेकर के आऊंगा एरर के लिए। उससे पहले कुछ और छोटी मोटी बातें देखिए। ऐसी क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस हैं, जिनके पास डायमेंशन नहीं है, एंगल, जूल कांस्टेंट, है ना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्निफिकेशन, है ना, क्यू फैक्टर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, स्ट्रेन, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है। अब सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ, फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, यूनिट है, कौन सी होगी वो? तो देखो, इसी में दिख रहा है, इसी में ही हमारे पास एंगल और सॉलिड एंगल, इनके पास डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, बट इनके पास यूनिट तो है बच्चों। क्या क्या यूनिट है अभी बताई थी आपको। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके पास डायमेंशन नहीं हो लेकिन यूनिट हो। तो एंगल यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस सेम हो। तो देखो, टी की पावर -1 ये फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की हो सकती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो सकता है? -dv/dx, है ना, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल टू -kx, यहां से फोर्स अपॉन लेंथ, इसीलिए mt-2, है ना, समझ रहे हो। वेलोसिटी और स्पीड की तो होती ही है। ऐसे ही बच्चों, फोर्स, वेट, थ्रस्ट और एनर्जी ग्रेडियंट, इनका भी डायमेंशन क्या होता है? सेम, और वो होता है m1L1t-2। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन, एक ही बात है डायमेंशन में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, एक ही बात है डायमेंशंस में। ऐसे ही टॉर्क, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है। एनर्जी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस के साथ डायमेंशन सेम है। और एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन का, ईएमएफ ऑफ ए सेल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन सेम है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज और मैंने आपको दे रखी है, जिसका आपको पीडीएफ इस लेक्चर का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं अभी आपको दिखाने भी जा रहा हूँ। अगला लेक्चर हमारा एरर का होगा। इसका जो पूरा का पूरा लेक्चर है मैंने बच्चों तैयार कर रखा है। इस लेक्चर को हम लोग सेकंड लेक्चर के टर्म में देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे उसको डाउनलोड करें जाकर के। टेलीग्राम चैनल यहाँ से आप स्कैन कर करके उस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लेक्चर पूरी तरीके से इसी तरीके से सीरीज़ में चलते रहेंगे। हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपको लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ और आपको लगता है कि सर आप ऐसे ऐड करो या ये चीज़ करो, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएँ, मैं ज़रूर उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों, वो एरर्स पर होगा, ठीक है? एरर्स हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आता है आपको पता ही है, तो एरर्स पढ़ेंगे, तब तक आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आपका दोस्त सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए तैयार है, उसको चैनल का लिंक शेयर करें और अ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में एरर में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, हैव अ ग्रेट डे।